आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। तो आज हम लोग क्या लेके आए हैं, देखिए आपको हिस्ट्री से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आज हम लोग इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हिस्ट्री में, आपका सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके वन लीनियर प्रैक्टिस के लिए हैं क्योंकि आपको कोई रिवीजन की ज़रूरत है, ये हम जानते हैं और इसीलिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, वन लीनियर में क्वेश्चन लेके आए हैं कि आपको एक ही बार में आपको सारा इतिहास एक बार में समझ में आ जाए। और इसमें आपकी क्लियर देखिए टॉपिक जैसे इसमें लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, उसी तरीके से सारे टॉपिक बीच बीच में लिखे रहेंगे और सबके उस टॉपिक के अनुसार आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको आज एक क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके बाय जीएस ज्ञानेंद्र सर के साथ। तो पहला टॉपिक क्या है, सिंधु सभ्यता। क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो उसमें पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट लगता है कि सबसे पहले हम जान ले इतिहास पढ़ने वाले हैं और इतिहास के पिता को नहीं जान सके, अगर इतिहास के पिता को नहीं जान सके तो वो कौन है, हेरोडोटस। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो अभी जान लीजिए इतिहास के पिता को क्या कहा जाता है, हेरोडोटस कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रिलेटेड क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से प्रसिद्ध कौन सी थी, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके कारण थी, सुनियोजित शहर हेतु। क्यों, सिंधु सभ्यता में एक बहुत अच्छा शहर प्राप्त मिला था। क्या बहुत अच्छा, यह मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो एक इतना अच्छा शहर था कि लगता ही नहीं था कि ये उस ज़माने में बनाया हुआ शहर है, ये उस ज़माने में बनाया गया हुआ शहर इतना अच्छा, इतनी बढ़िया आर्किटेक्ट था, कुछ कहने को नहीं। तो सिंधु सभ्यता एक प्रसिद्ध क्यों था, क्योंकि उसमें एक सुनियोजित शहर था। क्या था, सुनियोजित शहर था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसलिए वो मशहूर था, ये प्रसिद्ध था क्योंकि वहाँ का जो शहर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक अच्छी आर्किटेक्ट से बना हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, कृषि था, सभी को पता है। नेक्स्ट है सिंधु वासियों का मुख्यालय कहाँ पर, मुख्य फसल क्या थी, सॉरी सिंधु वासियों का, जो सिंधु के लोग थे वहाँ के इंडस लोगों का कहते हैं सबसे मुख्य फसल क्या थी, जौ और गेहूँ थी। ये क्वेश्चन आपको पूछा था और केवल आपको जौ, देखिए कभी कभी गेहूँ ऑप्शन में नहीं देता, कभी कभी क्या करता है गेहूँ ऑप्शन नहीं देता है, तो आपको क्या करना है, केवल जौ को टिक करना है। ठीक है, जौ को टिक करना है, याद रखिएगा कभी कभी आपको क्या करेगा, गेहूँ ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको केवल जौ को ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल क्रमशः आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश तथा कांगेडोर है और बलूचिस्तान है। क्या है, बलूचिस्तान। क्या है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पश्चिमी पूरा स्थल क्या था, ये पूरा क्रमशः क्या था, आलमगीरपुर, मेरठ। आलमगीरपुर में क्या क्या रहता है, मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतकांडेगोर में बलूचिस्तान, क्या रहता है, बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये आपका पूर्वी से पश्चिमी पूरा स्थल बताया गया है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिण पूरा स्थल क्या है, क्रमशः उत्तरी, पूर्व पश्चिम हो गया, उत्तरी दक्षिण बताना जरूरी है। तो मादा से क्रमशः क्या है, मादा से अखनूर और जम्मू कश्मीर, मादा से अखनूर और जम्मू कश्मीर, और दाहिमाबाद से अहमदानगर और महाराष्ट्र। दाहिमाबाद से क्या हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो हड़प्पा सभ्यता सबसे किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले। ठीक है, याद करिए सबसे पहले, जब भी खोज नहीं की गई थी, केवल क्या दी गई थी, जानकारी दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले केवल जानकारी कब मिली थी, 1826 में, 1826 में जानकारी मिल गई थी। दी किसने थी, चार्ल्स मैसन ने ये जानकारी दी थी कि भैया हड़प्पा सभ्यता नामक कोई एक सभ्यता है जिसको आप लोग खुदाई करें। तब इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया था, तब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट आपका आ जाता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई में की प्रभारी कौन थे, भैया प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के लिए कौन थे प्रभारी, सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है, हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी कैसी थी भैया, कांस्य युग थी। कैसी थी, कांस्य युगीन थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी। ठीक है, बोल लिख नहीं पाते थे वो लोग, क्या चित्र बना के ही अपनी क्या चीज़ों को दर्शाते थे। तो हम लोग क्या बोलें, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, चित्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र के राजा क्या कहलाते थे, मिस्र के राजा फराहो कहलाते थे। क्या कहलाते थे, फराहो कहलाते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे, फराहो कहलाते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खरोष्ट लिपि, ये सब आपके कहते हैं सिंधु सभ्यता से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। खरोष्ट लिपि के खरोष्ट लिपि लिखी जाती है, खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं। ठीक है, जैसे कि मुसलमान लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। हम लोग यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो यहाँ तक स्टॉप कर देंगे। और
मुस्लिम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ जाके फुल स्टॉप यहाँ लगाते हैं। उसी तरीके से खरोष्ट लिपि लिखी गई थी, किसमें, दाएं से बाएं, यानी कि लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिखी गई थी। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी गई थी। कहाँ, दाएं से बाएं लिखी गई थी, इस तरीके से लिखी गई थी। ठीक है, खरोष्ट लिपि याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आँख का कहते हैं, आप जानते हैं आँख का जो आविष्कार था पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का आविष्कार अगर पूछ ले, किसका, पहिए का आविष्कार हुआ था आपका, पहिए का आविष्कार ये हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था, नवपाषाण में। ठीक है, आँख का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। फिर आ जाता है आपका सबसे पहले पालतू कौन सा पशु बनाया गया था। सबसे पहले जो पालतू पशु था वो कौन था, वो था दोस्तों आपका कुत्ता। ठीक है, आज भी वही है। आजकल तो लोग कुछ भी पाल लेते हैं, कुत्ता बिल्ली, आजकल तो शेर भी पाले जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया था, वो था कुत्ता पाला गया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, एक आयत ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, आयत ऐतिहासिक। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा देखिए हमने बोला था हड़प्पा कितनी, हड़प्पा से कितने 4-5 ही टोटल क्वेश्चन आते हैं। किस नदी से घिरा हुआ है, कितने शहर खोजे गए, क्या क्या खोजा गया। तो हड़प्पा स्थित है कौन सी, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के तट पर या रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, लोथल बंदरगाह। ठीक है, यही एक मेन बंदरगाह जो बहुत ज़्यादा पूछा था पेपर में, याद रखिएगा, गिने चुने प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, यानी कि जो लोग नहीं जानते थे, हड़प्पा के लोग क्या नहीं जानते थे, लोहा का यूज़, लोहा क्या होता है उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो हमेशा तांबा का यूज़ करते थे। ठीक है, तांबा ही का यूज़, तांबा कांसे से उन्होंने तांबा कांसे का यूज़ ही करते थे। हड़प्पा के लोग लोहा नहीं जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था, कौन सा था, लाल रंग था। हड़प्पा की जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें प्रयुक्त कौन सा रंग था, लाल रंग था। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा लाल रंग ही, देखिए लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए थे हड़प्पा में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको लाल रंग से ही कहते हैं, ज़्यादा पता नहीं क्या था, लाल रंग की ही से चित्र भी बनाए जाते थे। ठीक है, मृत भांड क्या है, मृत भांड या चावल के दाने मिले। मृत भांड का मतलब है बड़े बड़े मटके टाइप के। ठीक है, बड़े बड़े मटके जैसे आप जैसे लोग भी समाज है। और चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ मिले थे, लोथल में मिले थे। कहाँ मिले थे, मृत भांड और चावल के दाने लोथल से मिले थे। ठीक है, लोथल क्या है, एक बंदरगाह है। ठीक है, क्या है, बंदरगाह, लोथल बंदरगाह से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था। तो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल बहुत इजी याद रखने का, अगर काल नहीं याद हो रहा है तो सबसे देखिए याद रखिएगा 2500 से 1750, 25 साल का लड़का और 17.5 का, समझ जाओ ना, 25 और 17.5। ठीक है, जो एक एज होती है, एक एज वाली बात बता रहे हैं कि 2500 से 17.5 की एज है में ही सारे काम किए जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल भी वही है, 2500 से 17.5 या 1750 ईस्वी। ठीक है, ये आपका क्या है, सिंधु काल का सर्वमान्य काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। कहाँ मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। कुछ मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, बनर्जी। ठीक, पूरा नाम कहते हैं इनका, राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आगे देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। जो डांसर थी, डांस करती है, एक मूर्ति मिली थी, वो कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो। हम बता रहे हैं आपको कि जो मोहनजोदड़ो था वो बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं इतना अच्छा शहर था। वहाँ पर मोहनजोदड़ो में आपको वही कहते हैं स्विमिंग पूल मिला था, मोहनजोदड़ो में आपको मेकअप बॉक्स मिला था, मोहनजोदड़ो में ही अन्नागार मिला था। तो ये मोहनजोदड़ो में क्या कहते हैं, कांस्य की मूर्ति मिली थी, किसी नर्तकी की मिली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संधैर्य सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। जो संधैर्य सभ्यता थी उसकी सबसे बड़ी इमारत क्या है, मोहनजोदड़ो से है। ठीक है, प्राप्त होती है, क्या है वो, अन्नागार है। जैसे मैंने बताया अन्नागार कहाँ, मोहनजोदड़ो से मिलता है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो से काफ़ी प्रश्न पूछे। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। और 1922 से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सी थी, वो थी बृहद स्नानघर। देखिए स्नानघर भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का हड़प्पा की खुदाई में हुई थी। तो किसने की थी हड़प्पा खुदाई? दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई थी। कब हुई थी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज मेसोपोटामिया हड़प्पा की खुदाई किसने? दयाराम साहनी ने कराई थी। और सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा करते हैं? माता देवी की। जैसे कि अब हम लोग तो सब बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं कि कोई गणेश को पूजता है, कोई लक्ष्मी जी को पूजता है, कोई शंकर जी को पूजता है, कोई हनुमान जी को पूजता है। तो पहले सिंधु घाटी के लोग किसको पूजा करते थे? माता देवी को पूजा करते थे। किसको पूजते थे? माता देवी को। देखिए दोस्तों, इंडस का जो पूरा जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब खत्म हो गए। अब आगे नया जो टॉपिक चालू हुआ है वो किस चीज़ का है? वो है आपका वेद पुराण से क्वेश्चन कितने आते हैं। वेद और पुराण से क्वेश्चन जो भी आए हैं वो अब हम लोग के स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वेद पुराण, ठीक है, वेद पुराण तथा उपनिषद, वेद पुराण तथा उपनिषद से जितने क्वेश्चन हैं अब वो आपको लीनियर में मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या रचना किसने की थी? या गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, कितने? 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 है। गुप्त काल में की गई थी, याद कीजिए। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि किस काल में पुराणों की रचना की? गुप्त काल में। कितनी है पुराण? अभी प्रेजेंट में भी कितने हैं? 18 है। पहले भी 18 ही थे। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। अगर नहीं पता तो देख लीजिए। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा पुराणों के क्या हैं? रचयिता हैं। बहुत प्रश्न पूछा जाता है। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 4 एवं 6। वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। उपनिषद जो है, जो आपके उपनिषद की संख्या कितनी होती है? उपनिषद की संख्या होती है 108। प्रमाणिक कितने हैं? प्रमाणिक हैं आपके 13। कितने प्रमाणिक हैं? 13। उपनिषद हैं कितने? 108। प्रमाणिक कितने हुए हैं? अभी तक 13 है। पुराणों की अध्ययन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था जो सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। देखिए, हमारे पुराण भी मुसलमान पढ़े हैं, अंग्रेज पढ़े हैं, उनका कहते हैं हिंदी, फारसी, अंग्रेजी सब में कहते हैं आपको, कहते हैं अब लेख मिल जाएगा, पर अपने पुराण हम लोग खुद नहीं पढ़े। ठीक है, तो पुराणों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए। किसने सबसे पहले पढ़ा था? किस मुस्लिम ने पढ़ा था? अल-बरूनी ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? अल-बरूनी ने सबसे पहले हमारे पुराणों का अध्ययन किया था। किसने किया था? अल-बरूनी। ये कौन थे? प्रथम मुसलमान। पूछा जाता है प्रथम से क्वेश्चन, अगर प्रथम है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? दर्शन का है भैया। किसका? दर्शन का उपनिषद विषय वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है ब्राह्मण संबंधित है। ब्राह्मण किससे? कर्म कांड से। भैया ब्राह्मण किससे संबंधित होता है? कर्म कांड से। जितने भी कर्म कांड होते हैं ब्राह्मण संबंधित होते हैं ना। तो नेक्स्ट है सबसे प्राचीनतम वेद। नेक्स्ट से सबसे प्राचीनतम वेद बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं पता तो आप बिल्कुल डूब मरिए। किसमें भैया? किताबों के सागर में, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता आपको। अगर ये नहीं पता, प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और उसमें सूक्त कितने हैं? 1028। कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ये भी याद रखिएगा, सूक्त बिल्कुल पूछ ले जाते हैं कभी, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कब तक पूछेगा कि भैया प्राचीन वेद कौन सा? प्राचीन वेद। अब पूछेगा ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 वेद सूक्त है। ठीक है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? याद रख लीजिए, यजुर्वेद। ये 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ये 2 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कुछ कहने। एक सबसे प्राचीन कौन सा है और दूसरा गद्य पद्य में किसकी कहते हैं? कौन सा वेद है? यजुर्वेद एक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र के लिए अथर्ववेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक, देखिए सामवेद, जो सामवेद है उसमें सारी संगीतों के बारे में लिखा गया। संगीत के बारे में अगर जानना है तो आप किस में जानेंगे? सामवेद से में जानेंगे। नेक्स्ट गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र लिया गया है किससे? ऋग्वेद से लिया गया है। पूछा जाता क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पेपरों में पूछा गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? ये याद रखिए, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी। याद रखिए, ठीक है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गायत्री मंत्र के समर्पित किसको? भैया हम लोग गायत्री मंत्र तो सोचते हैं गायत्री मंत्र किसी देवी पे, पर नहीं, गायत्री मंत्र किस पे? सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, हम लोग गायत्री मंत्र किसके लिए गाते हैं? सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए। नेक्स्ट है गोत्र शब्द मिलता है। गोत्र शब्द भी अथर्ववेद से मिलता है। किससे मिलता है? अथर्ववेद।
गोत्र शब्द क्या है? गोत्र। गोत्र पूछते हैं पंडित लोग आपका गोत्र क्या है? गोत्र शब्द भी मिलता है आपका अथर्ववेद में। फिर है भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। भगवत धर्म के प्रवर्तक थे, भगवत मतलब भागवत, सॉरी भगवत भगवत बोला है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण जी। कौन थे? श्री कृष्ण। भगवत आंदोलन, ये सॉरी भक्ति आंदोलन के प्रारंभ कौन थे? भक्ति आंदोलन, याद करिए भक्ति आंदोलन अलवर संतों ने कहा था। क्या भक्ति आंदोलन किसने पढ़ा? अलवर संतों ने। नेक्स्ट है आर्यों के जनक के जानकारी स्रोत कहाँ से? जो आर्य थे उनकी जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? भैया ऋग्वेद से मिलते हैं। जो हमारे आर्य सबसे पुराना आर्य तो थे, जो ऋग्वेद इसलिए पुराना वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें सबकी जानकारी मिलती है। आर्यों की जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी को किसको बोला गया है? इंडस नदी को। इंडस नदी को ही सबसे ज़्यादा वर्णित किया गया है। जगह जगह पे भी इंडस नदी के बारे में बताया गया है। किसको? इंडस नदी को। किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद, याद कर लीजिए। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी है। कौन सी? सरस्वती नदी, गंगा नदी नहीं। देखिए गंगा नदी को ये सब लोग टिक कर देते हैं, पर सरस्वती नदी है जो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णित पवित्र नदी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र देवता है। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में कौन से देवता को बोला गया? इंद्र देवता, वर्षा के देवता, पुरंदर जिनको बोला गया, पुरंदर की उपाधि दी गई है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ये सबको पता होना चाहिए, बहुत लोगों को बताते नहीं है। कौन सा ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। ठीक है, कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल। ऋग्वेद में जो पूर्णतः सोम को समर्पित है वो किसको समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल। सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? नौवा। ठीक है, और लास्ट में कौन सा है? 10वां। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडकोपनिषद। ये को तो काफ़ी लोगों को पता है, ये रिवीजन क्लास है, इसीलिए आप लोग इसको ठीक कर सकते थे। प्राचीन हिंदू विधि का उल्लेख क्या है? प्राचीन हिंदू सबसे प्राचीन कौन है? मनु है। मनुस्मृति ही सबसे प्राचीन स्मृति भी है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सी है? मनुस्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा, ये याद रखिए, पुस्तक मिताक्षरा जो किसके लेखक है? पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। कौन है दोस्तों? विज्ञानेश्वर। किस बुक के हैं? मिताक्षरा के। महाभारत। हाँ, अभी क्वेश्चन है कि महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। ये फेसबुक बड़ा भैया, फेसबुक अगर आप लोग चलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो ये एक कहते हैं लड़का बहुत पूछा कि महाभारत का अन्य नाम बताइए और महाभारत का दूसरा नाम बताइए 10 लाख रुपए इनाम देंगे। आज अगर आपने क्लास पढ़ ली तो आप बता दी 10 लाख जीत जाएंगे कि महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। क्या है? जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है। जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता था। महाभारत रचना वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना भैया वेद व्यास ने की थी। सबको पता है कि फारसी अनुवाद शीर्षक है। अब भैया महाभारत को फारसी का अनुवाद किसने? रज्मनामा। किसने की थी? रज्मनामा ने। अब देखिए आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अब टॉपिक क्या आया है आपका? वेद पुराण और सिंधु से को टॉपिक खत्म हो गया। अब आया है आर्य। और टॉपिक आया आर्य के बाद आपका देखिए लगातार ऐसे टॉपिक आते जाएंगे। जैन बुद्ध धर्म के प्रवर्तक आ जाएंगे। इसी तरीके से टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स बाई क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसी क्लास आपको दी है कि एक बार में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब आर्य से क्वेश्चन बनते हैं। आर्य से जितने इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए पेपरों में सब क्वेश्चन हैं। देखिए आर्यों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, आर्य से ज़्यादा क्वेश्चन बने ही नहीं। आर्य से जैन धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो जितने भी क्वेश्चन पर पूछे गए हम सब लेके आए हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ो। आर्यों का भारत आगमन, आर्यों को भारत आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी से पहले। 1500 ईस्वी से पहले भारत आगमन हुआ था आर्यों का। आर्य किस पहले बसे? सबसे पहले आर्य कहाँ पर बसे थे? पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में ही आर्य सबसे पहले बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी कौन सी थी? ऋग्वैदिक में आर्यों की भाषा कौन थी? संस्कृत थी भैया। हिंदी कोई नहीं जानता था वहाँ पर। आज तो कनपुरिया ही बोल लेते हैं लोग। ऋग्वैदिक में आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग भारत कब आए थे? आर्य लोग भारत मध्य एशिया में आए थे। ठीक है, कब आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यवाद या शून्यवाद का प्रतिपादक है। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन जी। कौन है? नागार्जुन जी। आप देखिए जैन बुद्ध धर्म तथा बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म। ठीक है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जितने क्वेश्चन है सब आपके सामने हैं। सब बुद्ध जन्म थे, बुद्ध का जन्म हुआ था या बुद्ध जन्मे थे? बुद्ध कहाँ जन्मे थे? कब हुआ था जन्म? बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे थे। कहाँ? लुम्बिनी में जन्मे थे। कब जन्मे थे? 563 ईसा पूर्व में जन्मे थे। कब जन्मे थे? याद रखिए बुद्ध
का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जन्म तो कर दिया, मारना जरूरी है। कुशीनगर में। कहाँ है? कुशीनगर में 483 या 4483 ईसा पूर्व में हुई थी इनकी मृत्यु, और जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब आ जाते हैं कि बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या है? बुद्ध की मृत्यु की घटना है एक महापरिनिर्वाण है। क्या है? एक महापरिनिर्वाण है। बुद्ध की कहते हैं घटना क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध की घटना को। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु भैया सबको पता होना चाहिए कि अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के क्या थे? प्रथम गुरु थे। कौन थे? प्रथम गुरु। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहते हैं? देखो बुद्ध क्या थे? बुद्ध जी के जो पिताजी थे, बुद्ध जी के पिताजी चाहते नहीं थे कि उनका घर, क्योंकि जब बुद्ध जी के पिताजी ने कहते हैं बुद्ध जी की कुंडली किसी पंडित को दिखाई तो उन्होंने कहा था ये लड़का सन्यासी बन जाएगा, तो उनके पिताजी ने उनको 21 साल तक घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। और एक बार वो चुपके से निकल गए और बस जहाँ उन्होंने 3-4 चीज़ें देखी, एक बार मिट्टी देख ली, एक बार लोगों को रोते हुए देख लिया, हंसते हुए देख लिया, बस उन्होंने सोचा भैया पैसा ऐसा कुछ नहीं है, चलो भैया बनते हैं संत। तो बुद्ध जी द्वारा जो गृह त्याग किया गया था उसके बाद उन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया था। और गृह त्याग को क्या बोला गया? भिनी स्मृकमण। ठीक है, महाभिनी स्मृकमण। नेक्स्ट है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो बुद्ध जी का प्रथम प्रवचन था, जैसे अब हम लोग बाबा लोग के प्रवचन सुनते हैं, वो क्या कहलाता है? उसी तरीके बुद्ध जी का जो प्रथम प्रवचन था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये प्रश्न आपको ऊपर मिल चुका है कि कहते हैं बुद्ध जी के प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध ने उपदेश दिया था कहाँ, किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। दे तो दिया उपदेश, किस भाषा में दिया था? संस्कृत भाषा में तो दिया नहीं होगा, पाली भाषा में दिया था। ठीक है, किसमें? पाली भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वप्रथम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश किस राज्य में दिए? कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, या 3 रत्न कौन है? 3 रत्न कौन है बौद्ध धर्म के? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। ये 3 रत्न है, याद रख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न पूछे जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म कहते हुए वाला धम्म मत समझिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला। जो बौद्ध प्रथम महिला आ गई तो बिल्कुल रख लीजिए क्वेश्चन। प्रथम वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप सभी जानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रथम किसने सबसे पहले अपनाया था? वो महिला कौन थी? गौतमी थी। कौन थी? गौतमी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाने वाली महिला थी गौतमी। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रवर्तक या बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? जातक कथा। अगर आप 10th क्लास में होंगे तो आपने जातक कथा बिल्कुल सुनी होगी। एक उल्लू जातकम एक कथा है। ठीक है, उसी को जातक कथा पर आधारित बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है अजात शत्रु के काल। अजात शत्रु के काल में राजगृह में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ पड़ेगा आपका? कश्मीर में पड़ेगा। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट है कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल क्रम है। कौन सा क्रम है? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ठीक है, ये याद रखिएगा। कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल क्रम जरूर पूछता है। पहला कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ठीक है, 1 2 3 4 ये इनका कहते हैं सीरीज है। राज, वैशाली, पाटली, कश्मीर। ठीक है, ये 4 कहते हैं बौद्ध संगीति हुई थी और ये चारों का कहते हैं क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे है अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ की चित्रण है? तो जातक ग्रंथ। जातक। ठीक है, अजंता गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक का। बौद्ध की क्या है? पवित्र ग्रंथों का ही चित्रण है। बौद्ध के पवित्र। और कौन सी? जातक कथाओं के चित्रण है। बताया ना, बौद्ध का पुनर्जन्म किसने? जातक कथाओं के बारे में दिया, तो जातक कथाओं का ही आपको उल्लेख दिया है। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म के प्रवर्तक प्रमुख ग्रंथ हैं। बुद्ध धर्म के जो
धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं पिटक। कौन से हैं दोस्तों? पिटक है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है चैत्य मंडप। कौन सा है दोस्तों? चैत्य मंडप। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र के लेखक, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष जी। कौन है? अश्वघोष। आजीवक, आजीवक पथ का प्रवर्तक कौन है? मखली गोसाल। कौन है? मखली गोसाल है। सिखवाद का प्रवर्तक कौन है? सिखवाद के प्रवर्तक कौन सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ था? 1500 ईस्वी, 1500 ईस्वी में। ठीक है, या 16वीं सदी बोल सकते हैं, या 1500 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सूफी धर्म का आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूफी धर्म का आंदोलन का विकास हुआ था कौन सी सदी में? 9वीं सदी में। 9वीं सदी में सूफी धर्म का आंदोलन का क्या हुआ था? आपका विकास हुआ था 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मक्का में। जिनकी मृत्यु के बाद उनको मदीना में दफना दिया गया था। ठीक है, जिनकी मृत्यु के बाद उनको मदीना में दफना दिया गया था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। देखिए, अगर आपको केवल पूछ ले इस्लाम धर्म के प्रवर्तक तो हजरत मोहम्मद, और इनका जन्म हुआ था 570 में। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मृत्यु बाद इनको कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकार कौन थे? महावीर जी। महावीर जी कौन थे? महावीर जी। अब आ जाता है जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख है। जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म की जीवनी के जो उल्लेख है कल्पसूत्र में है। किसमें है? कल्पसूत्र में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जन्मे थे कहाँ? वैशाली में। कब? 540 में। वैशाली 540 ईस्वी पूर्व में महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। 668 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 668 ईस्वी पूर्व में। किसका जन्म हुआ था? महावीर जी का। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? भैया एक राजघराना हुआ करता था, क्षत्रिय। ये कौन थे? महावीर जी कौन थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, महावीर जी कौन थे? क्षत्रिय। नेक्स्ट आ जाता है प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रथम अनुयायी थे जमाली दमाद। ठीक है, जमाली या दमाद। प्रथम बुद्ध दोनों उपदेश कहाँ दिए थे? महावीर जी और बुद्ध जी ने दोनों ने मिलकर उपदेश कहाँ दिए थे? मगध नरेश को। कहाँ दिए थे? मगध नरेश। ठीक है, कहाँ दिए थे? मगध नरेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बिंबसार के शासनकाल में जैन धर्म के तीन रत्न कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंबसार के शासनकाल में तीन रत्न कौन थे? बिंबसार के शासनकाल में तीन रत्न कौन थे? पहले तो आगे हो गए सम्यक। कौन थे? हो गए सम्यक। दूसरा हो गया दर्शन। तीसरा हो गया सम्यक ज्ञान। फिर सम्यक आचरण। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। ये कौन थे? जैन धर्म के संप्रदायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? जैन धर्म का चरम लक्ष्य था कि मोक्ष था? जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? आपका मोक्ष था। ठीक है, जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या था? मोक्ष था। मोक्ष। ठीक है दोस्तों, क्या था? मोक्ष। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा हुई थी। नेक्स्ट है आगम ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म भैया 4 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। नेक्स्ट है ईसा मसीह को सूली पर क्यों चढ़ाया गया? कब चढ़ाया गया? 33 ईसा पूर्व में। देख लो सर, जन्म हुआ 4 ईसा पूर्व, 3300 ईस्वी में चढ़ा दिया गया था। कहाँ? इनको सूली पर। किस दिन? शुक्रवार को। याद करिए, इसीलिए शुक्रवार को ही क्या होता है? ईसा मसीह का कहते हैं गुड फ्राइडे मनाते हैं, इसीलिए शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोर्टलियस द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रोमन गवर्नियस के पोर्टलियस द्वारा इनको क्या किया गया था? 33 को सूली में चढ़ा दिया गया था। ठीक है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। तो आप देखिए अब क्या है, अब आपके क्या शुरू हो जाएगा? मगध साम्राज्य। उसके बाद क्या आपका क्या शुरू हो जाएगा? मगध साम्राज्य के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आपको पूरी स्लाइड मिलेगी, इसी तरीके आपको पूरी स्लाइड मिलेगी, एक सीरियस क्वेश्चन। और इसके आगे क्वेश्चन आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपनी
अगली वीडियो में। और जो भी क्लास आपको आप जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े हैं वो सब इंपॉर्टेंट है और सब किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम मिलेंगे मगध साम्राज्य से। ठीक है, जय हिंद। वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है PDF बनाने में और आपको यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन करने में। तो जय हिंद, मिलते हैं, लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।